जी न्यूज के पास हाथरस केस की चार्जशीट मौजूद है। सीबीआई ने यूपी पुलिस को जांच में लापरवाही का दोषी माना है। पीड़िता का आरोपी संदीप के साथ अफेयर था। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया गया है। पीड़िता ने संदीप से बातचीत बंद कर दी थी और आरोपी संदीप ने पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश की। इसके बाद फिर संदीप ने लवकुश और रवि के साथ मिलकर गैंगरेप किया। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें जिनका जिक्र चार्जशीट में किया गया। ये बड़ी बात पास वो चार्जशीट मौजूद है जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र है और सीधे तौर पर यूपी पुलिस की लापरवाही का जिक्र। देखिए वो चार्जशीट इस वक्त आपके सामने है, आपके टेलीविजन सेट पर, जिसमें इस बात का जिक्र है कि आखिर पीड़िता का आरोपी संदीप के साथ अफेयर था। और लापरवाही देखिए, जिस यूपी पुलिस के रोल को बार बार संदिग्ध कहा जा रहा था, जिस जांच पर सवाल उठ रहे थे, तो यूपी पुलिस को जांच में लापरवाही का दोषी सीबीआई ने माना है। इसका जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है। जितेंद्र मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं हमारे साथ। जितेंद्र, चार्जशीट में कई महत्वपूर्ण ऐसी बातें जिनको लेकर सवाल पहले भी उठते रहे और सबसे प्रमुख यूपी पुलिस की जांच को लापरवाही का दोषी मानना। शिरीन, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के लापरवाही शुरू से दिखती आ रही थी और इसमें इस बात को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए थे कि जब परिवार और लड़की ने अपने डायरेक्ट डिक्लेरेशन में ये बताया है कि उसके साथ गैंगरेप किया है, 4 आरोपी थे, जब वो खेत में थी तब उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या करने की कोशिश की। ये लड़की ने अपने बयान में दिया था जब वो अस्पताल में थी, अलीगढ़ के अस्पताल में थी। बावजूद इसके जब एग्जामिनेशन किया गया तो यूपी पुलिस ने कहा कि किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। हालांकि परिवार भी इस बात को लगातार कह रहा था। जब ये मामला सीबीआई को दिया गया है, अक्टूबर में जब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की है, उसके बाद 18 दिसंबर को इस मामले की जांच करने के बाद चार्जशीट दाखिल की है। उस चार्जशीट में सीबीआई ने इस बात को प्रमुखता से लिखा है कि मल्टी इंस्टीट्यूशनल मेडिकल बोर्ड ने अपनी फाइंडिंग्स में पाया है कि सेक्सुअल असॉल्ट की पॉसिबिलिटी से रूल आउट नहीं किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले जब जिस डॉक्टर ने पीड़िता की जांच की थी, उसने लेकर के इस तरह की किसी बात को से इनकार किया था। लेकिन बावजूद इसके जब सीबीआई ने इस मामले की जांच ली है, उसके बाद मल्टी इंस्टीट्यूशनल मेडिकल बोर्ड जो कि एम्स का है, उनके डॉक्टर से, जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हैं, उनसे जांच करवाई है। तब जाकर के इस बात का लगा है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और खास बात यह है श्रीनी इसमें कि सीबीआई ने ये बात साफ कही है कि इस पूरे मामले को लेकर के देरी की गई है। इस पूरे मामले को जिस सेंसिटिविटी के साथ इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए था, संभालना चाहिए था, जांच की जानी चाहिए थी, उसमें लापरवाही बरती गई है। लड़की जो पीड़ित है, उसने जो आरोप लगाए थे, सबसे खास बात यह है शिरीन इसके अंदर कि जब लड़की को, पीड़ित को अस्पताल लेके गए, वहां पर सब लोग मौजूद थे, जो कांस्टेबल है, बाकी सब लोग थे, लेकिन कोई भी सीनियर ऑफिशियल इस सेंसिटिव केस को देखने के लिए वहां पर नहीं पहुंचा। जबकि पीड़ित के बयान देने के लिए जो मीडिया के लोग थे वो वहां पर थे, उसकी डायरेक्ट डिक्लेरेशन नोट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन पुलिस का कोई सीनियर ऑफिशियल वहां पर नहीं आया। यानी कि ये लापरवाही थी और इसी लापरवाही की वजह से ये जो पूरा केस है, जिस सेंसिटिविटी के साथ संभालना चाहिए था, जिस सेंसिटिविटी के साथ इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जो क्रूशियल एविडेंसेस होते हैं, जो क्रूशियल एविडेंस है, उसको लेने में देरी की गई। क्रूशियल एविडेंस डिस्ट्रॉय हुए। यूपी पुलिस ने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए जाने चाहिए थे वो कलेक्ट नहीं किए। तो इस पूरी जांच के अंदर जो लापरवाही है वो साफ तौर पर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताई है और साफ ये भी बताया कि जिस तरह के शुरुआत में बयान दिए जा रहे थे यूपी पुलिस की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, कि पीड़िता ने जो बयान दिया है ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। और एक खास बात यह है शिरीन की जो हत्या की वजह है वो भी सीबीआई ने अपनी साफ कर दी, क्योंकि उसने सिलसिलेवार ढंग से सबके बयान लिए हैं, परिवार के बयान लिए हैं, आरोपियों के टेस्ट करवाया, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया। इसके अलावा जो आरोपी हैं उनके जितने भी करीबी थे, परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, उन सबके बयान लिए हैं। तो उसी में सीबीआई ने बताया है कि संदीप का पीड़ित के साथ मेलजोल था, उसका अफेयर था, ये सीबीआई ने कहा है मार्च 2020 तक। लेकिन उसके बाद क्योंकि परिवार को पता लग गया था और इस दौरान जो आपस में बात करने के लिए संदीप 3 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया करता था, जिसके जरिए पीड़िता से वो लगातार बातचीत किया करता था। लेकिन जब परिवार को इस बात का पता चल गया तो पीड़िता के परिवार ने आरोपी संदीप के घर वालों को जाकर के इस बारे में जानकारी दी। इसके बीच में उनका वर्बल स्पैट, यानी कि जो उनका जो झगड़ा है, जो बातचीत के जरिए जो उन्होंने कहा, वो सब बातें हुई हैं और उसके बाद से अलग हो गए थे। लेकिन संदीप लगातार पीड़िता को तंग कर रहा था और उसको इस बात का शक था कि पीड़िता का कहीं और अफेयर हो सकता है। उसके बाद भी वो लगातार अपने जो जानने वाले थे, दोस्त थे, उनके जरिए कहीं ना कहीं वो लगातार पीड़िता से बात करने की कोशिश कर रहा था। एक मौके पर तो उसने एक पीड़ित को कह करके पीड़िता को फोन करवाया और कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में खुद बात करने की कोशिश की। इतनी हद तक संदीप गया हुआ था और पीड़िता ने बयान दिया है और बकायदा नाम दिए थे इन चारों आरोपियों के,
इसके बाद सीबीआई ने उन सबकी लोकेशंस आइडेंटिफाई किए, क्योंकि जिस तरह से संदीप की जो लोकेशन थी उसके बारे में पता लगाया गया तो वो उसके आसपास ही था, वारदात वाली जगह के आसपास। इसके अलावा जो बाकी 3 आरोपी हैं जिन्होंने कहा कि वो दूध लेने के लिए गए थे या दूध देने गए थे, अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन कोई भी इस बात को वेरीफाई नहीं कर पाया, ना ही कोई उनके जो गवाह है वो इस बात को वेरीफाई कर पाया कि जिस समय घटना हुई है खेत के अंदर, जब पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, उस दौरान उस समय वो वहां पर मौजूद नहीं थे बल्कि कहीं और मौजूद थे। यानी कि जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनके बयानों के अंदर, जो लोकेशंस थी, उन सबको वेरीफाई करने के बाद सीबीआई ने ये चार्जशीट दाखिल की है। और इसमें सबसे अहम बात यही है कि जो पीड़िता का बयान है, जो पीड़िता ने बात कही है, उसको सीबीआई ने सच माना है और उस सबको वेरीफाई करने के बाद ही ये चार्जशीट दाखिल की है। और जिसमें सबसे अहम बात ये भी निकल करके आती है कि अगर यूपी पुलिस इस पूरे मामले की जांच गहराई से करती, सेंसिटिविटी के साथ करती, तो इस जांच का खुलासा काफी पहले हो जाता और जो आरोपी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उनके आधार पर जो सबूत है वो भी जुटाए जा सकते हैं, ना कि और जिस तरह जितेंद्र के बयान देखिए ये वो सवाल हैं और इस चार्जशीट में भी जो बहुत महत्वपूर्ण बातें जिनका जिक्र आप खुद कर रहे हैं, जो जी न्यूज़ पहले भी उठाता रहा, क्योंकि हमने भी इस पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की थी और वो बातें सामने आ रही थी, तो चार्जशीट में ये तमाम बातों का जिक्र नजर आ रहा है साफ तौर पर। और पुलिस के लिए तो ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि सीधे सीधे ये पूरा मामला घूम फिर कर पुलिस प्रशासन पर पहुंच रहा है कि लापरवाही अगर हुई तो कहां से हुई। बिल्कुल सही कहा सीरीन, क्योंकि देखिए जब भी कोई केस होता है, जब भी अगर कोई वारदात होती है, तो उसमें जो सबसे अहम जो चीज होती है वो होते हैं सबूत, जो कि मौका मुआयना करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो उसको जुटाते हैं। उसके बाद अगर पीड़ित है तो उसके बयान काफी अहम है। तो ये दो चीजें अपने आप में काफी अहम होती हैं। इस पूरे मामले की अगर जांच की जाए, बात की जाए, तो उसमें यूपी पुलिस ने शुरुआत से ही लापरवाही बरती है, क्योंकि शुरुआत में ही एक तरह से कहा जाए कि जो उसने आरोप लगाए थे कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या करने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में ही आरोप नहीं माने थे, गैंगरेप का आरोप नहीं माना था। जो वर्ड जो लड़की ने इस्तेमाल किए थे, छेड़खानी की गई, जबरदस्ती की गई, उसको काफी हल्के में लिया गया। हालांकि बाद में इसको मोलेस्टेशन की धाराओं में दर्ज किया गया, लेकिन जो मतलब था, जो लड़की ने कहा था, उसको दूसरे तरीके से लिया गया। ये बात भी सीबीआई ने कही है, यानी कि लड़की ने अपनी तरफ से कहा कि उसके साथ छेड़खानी की गई, जबरदस्ती की गई है। इसका मतलब था कि उसके साथ बलात्कार किया गया। ये जो 4 आरोपी थे, संदीप, रामू, लवकुश और रवि, इन चारों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद खेत के अंदर उसकी गला दबा करके हत्या करने की कोशिश की। जब लड़की की पीड़ित की मां ने देख लिया तो उसके बाद संदीप को भागते हुए देखा था, बाकी 2 को वो नहीं देख पाई थी। लेकिन पीड़िता ने अपने बयान में सबको बताया था और ये भी बताया कि इससे पहले भी एक बार वो इस तरह की कोशिश कर चुके हैं। तो यानी कि जब ये मामला पुलिस की संज्ञान में आ चुका था, तो पुलिस को उसी सेंसिटिविटी के साथ ही इस मामले की जांच की जानी चाहिए थी। जो पीड़िता ने बयान दिए थे उसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए था। जो पीड़िता का जब मेडिकल जांच कराई गई थी तो उसको अच्छे तरीके से जाकर के, अगर आपको लग रहा है कि उसमें कहीं कमी लग रही है आपको, तो उसको मेडिकल बोर्ड में रेफर किए जा करके आपको उसी तरीके से जांच की जानी चाहिए थी। सबूत जो कि सबसे अहम है इस पूरे मामले के अंदर, उसको लेने में यूपी पुलिस ने लापरवाही बरती है। ये सब बातें सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में, चूंकि जी न्यूज़ के पास ये चार्जशीट मौजूद है, आपने भी इस चार्जशीट को देखा होगा, शुरू से आप इस खबर पर नजर भी बनाकर रखे हुए हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो बताती है कि पुलिस ने लूपहोल्स के तौर पर वो छोड़ दी या फिर उस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मामला इतना उलझा और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उन्हें जगह दी? देखिए 22 तारीख को जो है पीड़िता ने अपने बयान दे दिए थे 22 सितंबर को, कि उसके साथ किस तरह से ये वारदात हुई है, किस तरह से बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की कोशिश की गई है। बावजूद इसके जब वो डिक्लेरेशन दे रही थी, डायरेक्ट डिक्लेरेशन दे रही थी, तो मीडिया के लोग मौजूद थे वहां पर। जो लोकल मीडिया था वो बाकायदा बयान रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन पुलिस का कोई सीनियर ऑफिशियल वहां पर मौजूद नहीं था। ना ही कोई लेडी सीनियर ऑफिसर वहां पर मौजूद थी, ना ही एसएचओ थाने का वहां पर मौजूद था। तो इस तरह की बातें सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के अंदर लिखी है। और साथ ही साथ कहा जाए कि जब चारों एक्यूज थे वो भी वहां पर मौजूद थे, और जो उसने बताया कि जब बरगलाने के लिए आरोपियों ने बताया था कि वो अलग अलग जगहों पर मौजूद थे, जब वारदात हुई तब वो वहां पर मौजूद नहीं थे, उसको वेरीफाई करने की किसी तरह की कोशिश जो है यूपी पुलिस ने नहीं की थी। हालांकि ये बात सही है कि बाद में दबाव में आकर के जो हत्या की कोशिश का जो मामला था, उसके आरोप में इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि पीड़िता के परिवार ने भी बयान दिया था। उसके बाद इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन
जिस तरह के आरोप लगाए गए थे उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। और देखिए श्री, सबसे इसमें अहम बात ये होती है कि जब भी कोई मामला दर्ज होता है या जब भी कोई वारदात होती है तो उसमें सबसे अहम जो होते हैं वो सबूत होते हैं, जो मौके से जुटाए जाते हैं, पीड़िता के बयान लिए जाते हैं या पीड़ित के बयान होते हैं, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू होती है। क्योंकि ये इसलिए अहम होता है कि जब भी आप किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हो तो यही सबूत जो उठाए होते हैं, बयान होते हैं, यही दोषी को, आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर आप इन क्रूशियल एविडेंसेस को नेग्लेक्ट करते हैं, यानी कि उनको इग्नोर करते हैं, उनको आप नहीं इकट्ठा करते हैं, नहीं जमा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाद में आपको आरोपी को दोषी साबित करने में आपके लिए गलत साबित होते हैं और जो आरोपी है वो इस बात का फायदा उठा करके बच निकलने में सक्षम होता है। तो ये चीजें जरूरी होती है और यही है, सीबीआई अब यही कोशिश कर रही है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है और जो उन्होंने मेडिकल बोर्ड्स के जरिए जो ओपिनियन लिया है और जो टेक्निकल एविडेंसेस मैं शिरीन इसमें ये कहूंगा कि जो संदीप है वो 3 मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, उसके जरिए वो पीड़िता से बात करने की कोशिश कर रहा था। जिन जिन लोगों के जरिए उसने बात की है, जिन जिन मोबाइल का इस्तेमाल किया है और जो लोकेशंस है, उन सबको भी सीबीआई ने अपना आधार बनाया है। इसके अलावा गुजरात की गांधी नगर में जाकर के सीएफएसएल में ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट है, ये भी चारों आरोपियों का कराया गया है और उसके अलावा बाकी जो टेस्ट है वो भी सब कराए गए हैं और जो बयान लिए हैं उन्हीं के आधार पर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम बातों का जिक्र करने के लिए, क्योंकि ये वो चार्जशीट जो जी न्यूज़ के पास मौजूद है, जो सीबीआई की तरफ से फाइल की गई है, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र है जो सवाल जी न्यूज़ ने भी उठाए थे। और इसमें अब ये साफ कर दिया गया है कि देखिए लापरवाही किस तरीके से पुलिस की तरफ से हुई और इसीलिए ये मामला इतना खिंचा, इतना उलझा। और अभी इस चार्जशीट में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि पीड़िता ने संदीप से बातचीत बंद कर दी थी, जिसके बाद उसने किस तरीके से पीड़िता से संपर्क करने की भी कोशिश की, अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.